हेलो स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा कर रहे थे और साथ ही हमने पिछली क्लास में बलबन के उत्तराधिकारियों व गुलाम वंश के पतन के कारणों पर भी चर्चा की और साथ ही साथ खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में भी चर्चा की। तो पिछली क्लास में हमने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान के अंतर्गत उसकी उत्तरी भारत की विजय पर चर्चा की थी और आज की क्लास में हम उसके दक्षिण भारत की विजयों पर चर्चा करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो प्रथम दिल्ली सुल्तान था जिसके द्वारा दक्षिण भारत पर आक्रमण किए गए और दक्षिण भारत के सभी राज्यों के विरुद्ध उसने जो अपने सैनिक अभियान भेजे वो मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजे थे। और अगर हम बात करें उसकी दक्षिण नीति के बारे में, तो जहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का प्रश्न है, उसने दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति विलीनीकरण की नीति का अनुसरण नहीं किया जिस तरह से उसने उत्तरी भारत की विजयों के फलस्वरूप किया था, बल्कि उसकी जो दक्षिण नीति थी उसके दो प्रमुख उद्देश्य यहाँ हमें दिखाई देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के पीछे का जो प्रथम उद्देश्य था वो था दक्षिण भारतीय राज्यों की अथाह संपत्ति को प्राप्त करना, और अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था वो था दक्षिण भारत के राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाना और वार्षिक कर वसूल करना। फलस्वरूप जब उन राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया, तो वह संतुष्ट हो गया और वह उन कठिनाइयों से बच गया जिनका सामना मोहम्मद तुगलक को दक्षिण में उसकी विस्तारवादी नीति के परिणाम स्वरूप करना पड़ा। दक्षिण भारत में इस समय जो चार प्रमुख राज्य थे वो थे देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य। तो अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजयों में सबसे पहले हम देवगिरी विजय के बारे में बात करते हैं। और अलाउद्दीन ने सुल्तान बनने से पूर्व ही देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया और उसे अपनी अधीनता कबूल करवाई थी, लेकिन कुछ समय पश्चात उसने सुल्तान को वार्षिक कर देना बंद कर दिया था। इसलिए अलाउद्दीन उससे क्रुद्ध था और साथ ही उसने गुजरात के जो राजा कर्ण थे और उसकी पुत्री देवल देवी, उन दोनों को भी शरण दे रखी थी। इसलिए अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को सबक देने का सोचा और 1306-7 ईस्वी में एक विशाल सेना मलिक काफूर और अलप के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई। इस सेना ने रामचंद्र को पराजित कर दिया। यद्यपि देवल देवी का जो विवाह था उसे दिल्ली ले जाकर खिजर खां के साथ कर दिया गया, तथापि रामचंद्र के साथ अलाउद्दीन ने सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और रामचंद्र कई महीनों तक दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहा और वहाँ पर उसे राजसी सुविधाएं भी प्रदान की गई। उसे राय रायन की पदवी दी गई और एक चंदोबा भेंट किया गया। रामचंद्र ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर देना स्वीकार किया और वो जीवन पर्यंत सुल्तान का मित्र बना रहा और अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अन्य अभियानों में उसने अलाउद्दीन की सहायता भी की। रामचंद्र की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन को पुनः देवगिरी पर आक्रमण करना पड़ा और इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि रामचंद्र के पश्चात उसके पुत्र और नए शासक शंकर देव ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी और वार्षिक कर देना बंद कर दिया था। इसलिए 1313 ईस्वी में मलिक काफूर ने पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया। शंकर देव युद्ध में मारा गया। खिलजी सेना ने गुलबर्गा, चौल और अन्य स्थानों पर अधिकार कर लिया और नए राजा हरपाल देव ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। देवगिरी के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की और तेलंगाना में काकतीय वंशी राजा राज्य करते थे। वहाँ का जो राजा प्रताप रुद्र देव था वो एक वीर और पराक्रमी शासक था। उसकी राजधानी वारंगल थी। उसने अलाउद्दीन के वारंगल पर अधिकार करने के आरंभिक अभियानों को पूरी तरह से विफल कर दिया था, लेकिन 1309 और 10 ईस्वी में मलिक काफूर ने उसे पराजित किया और उसे सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया।
प्रतापरुद्र देव ने बहुत सारा धन सुल्तान को भेंट के रूप में दिया और बर्नी लिखता है कि मलिक काफूर को राय से 100 हाथी, 7,000 घोड़े और अनेकों मूल्यवान वस्तुएं मिली और भविष्य में भी उतना ही धन कर के रूप में देने का आश्वासन भी प्राप्त हुआ। संभवतः जो मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा मिला वो भी यहीं से मिला और अलाउद्दीन को इस अभियान में देवगिरी शासक रामचंद्र देव द्वारा सहायता भी प्रदान की गई। दक्षिण का एक अन्य प्रसिद्ध राज्य होयसलों का था और इसकी जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र में स्थित थी और यहाँ का जो राजा बल्लाल तृतीय था वो बहुत ही वीर और साहसी था। 1311 ईस्वी में जब मलिक काफूर ने उसकी राजधानी द्वार समुद्र पर आक्रमण किया तब बल्लाल तृतीय ने बहुत ही वीरतापूर्वक खिलजी सेना का मुकाबला किया, लेकिन मलिक काफूर के समक्ष वो नहीं टिक पाया और उसने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ दिनों तक वो दिल्ली दरबार में भी रहा। उसकी मित्रता और स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर अलाउद्दीन ने उसका राज्य उसे वापस कर दिया और उसे सम्मानित किया और बहुत सारे बहुमूल्य तोहफे भी उसको दिए। अलाउद्दीन ने देवगिरी, तेलंगाना और होयसल विजय के पश्चात पांड्य विजय करने का सोचा और दक्षिण में मलिक काफूर ने पांड्य राज्य पर भी विजय प्राप्त की। वहाँ उस समय गृह युद्ध चल रहा था और यही वजह थी कि पांड्यों की शक्ति छीन पड़ गई थी। उत्तराधिकार के लिए सुंदर पांडे और वीर पांडे में संघर्ष चल रहा था और सुंदर पांडे ने अलाउद्दीन से सहायता मांगी तो सुल्तान ने मलिक काफूर को मदुरा पर आक्रमण करने का निर्देश दिया और काफूर ने राजधानी मदुरा पर 1311 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। यद्यपि वहाँ का जो तत्कालीन शासक वीर पांडे था वो राजधानी छोड़कर भाग गया था और इसी कारण से मलिक काफूर उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सका था, लेकिन मदुरा की लूट से उसे बहुत अधिक संपत्ति हाथ लगी। मलिक काफूर मदुरा से असंख्य हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात लेकर दिल्ली लौटा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण नीति थी वो पूरी तरह से सफल रही, जबकि पांड्य राज्य के शासक वीर पांडे को छोड़कर न केवल दक्षिण भारत के सभी राज्यों द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली गई, बल्कि दक्षिण भारत के राज्यों से उसे लूट में अथाह संपत्ति भी प्राप्त हुई थी। और इसका विस्तृत उल्लेख अमीर खुसरो और बर्नी द्वारा अपने ग्रंथों में किया गया है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसके द्वारा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अनेक राज्यों को जीता गया तथा इसी के आधार पर इतिहासकारों द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का सबसे महान साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। तो जब हम अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान के बारे में चर्चा करते हैं तो उस समय मंगोल नीति के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना विजय अभियान प्रारंभ करने से पहले पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था की और इस सीमा से मंगोलों का निरंतर आक्रमण हो रहा था और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए मंगोल आक्रमणकारियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक था। इसलिए सुल्तान ने सर्वप्रथम सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था की। सीमांत प्रदेश में पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई गई और बहुत सारे अनेक नए दुर्गों का निर्माण करवाया गया। महत्वपूर्ण जगहों पर सैनिक छावनी स्थापित की गई, सेना की संख्या बढ़ा दी गई और सैनिकों को उन्नत प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। यातायात की व्यवस्था की गई और मंगोलों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर भी बहाल किए गए। सीमावर्ती क्षेत्रों का जो प्रशासन था वो योग्य, अनुभवी और विश्वास पात्र सैनिक अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया गया और इन्हीं कार्यों के परिणाम स्वरूप मंगोलों के आक्रमणों का सामना करने में अलाउद्दीन को सफलता प्राप्त हुई। तो सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा 6 मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए और वो सभी ट्रांस अक्सायना के मंगोल शासक दवा खां द्वारा भेजे गए थे।
लेकिन उन्हें पराजित होना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। 1297-98 ईस्वी में कादर खां दाऊद खां ने आक्रमण किया, लेकिन सुल्तान के आदेश पर जफ़र खां और उलुग खां ने उन्हें पीछे धकेल दिया। 1299 ईस्वी में मंगोल नेता साल्दी का आक्रमण हुआ। उसने सहवान के किले को अधिकार में ले लिया, लेकिन जफ़र खां के नेतृत्व में अलाई सेनाओं ने साल्दी को पराजित करके सहवान से निष्कासित कर दिया। 1299 ईस्वी के अंत में कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण सबसे भयंकर था। वो पंजाब पार कर आतंक फैलाता हुआ तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ा और जफ़र खां ने कुतलुक ख्वाजा को भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस युद्ध में जफ़र खां को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने पुनः 1303-4, 1305, 1306-7 ईस्वी में सीमा पर आक्रमण किया। तारगी दिल्ली के निकट तक पहुंच गया था, लेकिन अलाउद्दीन ने अपने योग्य सेना नायकों मलिक काफूर और गाजी मलिक की सहायता से मंगोलों को बुरी तरह परास्त किया। मंगोलों का क्रूरता से दमन कर दिया गया और इसके बाद मंगोलों ने पुनः आक्रमण का साहस नहीं किया और अपनी मंगोल नीति के परिणाम स्वरूप ही अलाउद्दीन खिलजी को उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर ध्यान देने का अवसर मिला और उसने वहां पर विजय भी हासिल की।